हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। मैं हूं नदीम खान, मैं दिल्ली मुखर्जी नगर के निकट से लाइव हूं और आप देख रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और आज जो टॉपिक हम लोग आपके सामने लेके आए हैं वो टॉपिक है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। थोड़ा सा चूंकि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं इन सुल्तानों के बारे में, लेकिन ये है कि ये चूंकि यूपीएससी सीएससी की क्लास है, इसलिए हम लोग एग्ज़ाम के रिगार्डिंग भी बात करेंगे, विगत वर्षों में आने वाले प्रश्नों पर भी हम लोग बात करेंगे। तो हो जाइए तैयार। और आज सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा बच्चों, कुछ चीज़ें मैं शुरू में ही बच्चों को अपने बताता हूँ कि देखिए, इतिहास एक कहानी है और अगर इतिहास को आप उसके टर्मिनोलॉजी से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपको पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा ईश्वर की दया से। ठीक है, तो आप तैयार हो जाएं इसके लिए और हम लोग क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज सुबह की क्लास में मैंने मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में आप लोगों को बताया और उसके बाद अब फिर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो सल्तनत का संस्थापक था, सल्तनत का पहला सुल्तान था। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्लास को। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक इट। यहाँ पर सभी बच्चों से मेरी एक दरख्वास्त है, गुजारिश है बच्चों, कि अगर आप अनअकैडमी को यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप अनअकैडमी से फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिए और यहाँ पर मेरा नाम सर्च करिए, MOHDNADIM, ठीक है ना। यानी अगर आप मुझे मेरी प्रोफाइल या मेरी एक्टिविटी देखना चाहते हैं अनअकैडमी के ऐप पर, तो आप मेरा नाम सर्च करिए और नीचे बच्चों देखेंगे आप तो फॉलो का ऑप्शन आता है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप मुझे फॉलो भी करिए, क्योंकि अगर मुझे आप फॉलो करते हैं तो जो मेरी एक्टिविटी है वो आपको ऐप पर समझ में आएगी या दिखाई देगी। मोहम्मद नदीम मेरा प्रोफाइल नेम है, मुझे आप फॉलो करिए। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी एक्टिविटी आपको शो होगी। बच्चों, आपसे मैं बता दूं कि यहाँ से आप मेरे बारे में जान सकते हैं। ये अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी के ऐप पर क्लासेस ले रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बच्चे अनअकैडमी से जुड़ने के लिए इच्छुक हैं या बच्चे अनअकैडमी पर एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ बहुत ख़ास है कि आप कैसे अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। तो देखिए, अनअकैडमी एडमिशन दो प्रकार से देती है। अनअकैडमी का जो नॉर्मल प्लान है, इसको हम प्लस प्लान के नाम से जानते हैं। चूंकि ये नॉर्मल प्लान है इसलिए इसकी फ़ीस थोड़ी कम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ अगर आप अनअकैडमी पर एक साल के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, 2 साल के लिए लेना चाहते हैं या 3 साल के लिए लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर प्लान दिया गया है। जैसे बच्चों मान के चलिए कि 1 साल की जो फीस है 49,500 रुपीज़ है, ठीक है ना, अनअकैडमी पर। लेकिन ये है कि यहाँ एक आप देखेंगे यहाँ पर एक कोड दिया गया है, इसका नाम है MNUS। ये रेफरल कोड होता है जो हर टीचर को गिफ्ट मिलता है। तो जैसे आप अगर इस कोड को यूज़ करेंगे MNUS को, तो आपकी फ़ीस जो है वो 10% डिस्काउंट हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे 1 साल की फ़ीस 49, जैसे एक साल की फीस 49,500 रुपीज़ है। जैसे ही आप कोड डालोगे MNUS, फीस 10% कम होकर हो जाएगी 44,550 रुपीज़। 2 साल की फीस, जैसे मान के चलिएगा अगर आप फ्रेशर हैं तो आप 2 साल के लिए एडमिशन ले सकते हैं। जो 2 साल की फीस है 72,000 रुपीज़। कोड डालिए MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद ये फीस हो जाएगी 64,800 रुपीज़ ओनली। 3 साल के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फीस है 90,000 रुपीज़। कोड डालिए MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद ये फीस हो जाएगी आपकी 81,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी पर जो दूसरा प्लान है वो आइकॉनिक है, ठीक है ना। तो आइकॉनिक में यही है कि ये जो आप फिगर देख रहे हो,
जब आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको यही सीन दिखाई देगा स्क्रीन पर। अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो केवल आप क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर जो है रेफरल कोड की जगह पर आप डाल दीजिए MNUS और आप जुड़ जाएंगे अनअकैडमी के साथ। मैं कहूँगा आपसे कि अगर आप आइकॉनिक के बारे में सुनिए, आइकॉनिक अनअकैडमी का स्पेशल जो है एडमिशन प्लान है बच्चों, इसलिए इसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें आपको अनअकैडमी की तरफ से कोच या गाइड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जो हर समय फ़ोन से आपसे कनेक्ट होगा और आपकी सहायता करेगा। जैसे अगर आप आइकॉनिक में 1 साल के लिए एडमिशन लेते हैं तो फीस है 74,500 रुपीज़ ओनली। आप कोड डालेंगे MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद आपकी फीस हो जाएगी 67,050 रुपीज़। यहाँ पर बच्चों मैं कोड के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो कोड होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप MNUS डालते हैं तो सिर्फ आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोड जब यूज़ करेंगे तो किसी भी टीचर की क्लास आप अनअकैडमी के ऐप पर कर पाएंगे। इसके अलावा किसी भी बैच से आप जुड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो MNUS को यूज़ करिए 10% डिस्काउंट के लिए। जैसे आप 2 साल के लिए अनअकैडमी पर एडमिशन ले रहे हैं आइकॉनिक के लिए तो 1,15,750 रुपीज़ इसकी फ़ी है। उसके बाद कोड यूज करिए 10% डिस्काउंट के बाद। उसके बाद जैसे आप 2 साल के लिए एडमिशन लेते हैं तो 1,15,750 रुपीज़ फीस है। कोड डालिए MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद आपकी फीस हो जाएगी 1,04,175 रुपीज़। 3 साल की अगर आप एडमिशन लेते हैं अनअकैडमी पर आइकॉनिक के लिए तो 1,53,750 रुपीज़ फीस है। कोड डालिए MNUS, 10% डिस्काउंट के बाद फीस हो जाएगी आपकी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कह रहा था कि आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप UPSC CSE ऑप्शनल और GS एक साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी वो प्लान मौजूद है। कोड डालिए MNUS, 10% डिस्काउंट के लिए एडमिशन लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों कि अनअकैडमी ने अपने नए बैचेस को शुरू कर रखा है। ये देख लीजिए, ये नए बैचेस अनअकैडमी पर लॉन्च हो चुके हैं। आप अपने टीचर्स को जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं उस टीचर के हिसाब से अपना बैच सेलेक्ट करिए और जुड़िए। कोड की जगह आप यूज़ कर सकते हैं MNUS 10% डिस्काउंट के लिए। अनअकैडमी पर जो कम्बैट प्रतियोगिता चल रही है वो तो आपको पता है ही है, इसमें ढेरों इनाम की व्यवस्था है। और बच्चों अब आपके सामने है क्लास। तो आज की जो क्लास है और स्क्रीन पर लगी हुई जो तस्वीरें हैं ये कुछ कहानी बयां कर रही हैं। ये अपने ज़माने की कहानी बयां करी और एक सच्चाई है कि बच्चों ये ज़रूरी नहीं, इंसान के कर्म इतिहास तो बनते ही हैं लेकिन बहुत से स्मारक ऐसे होते हैं जो अपने दौर की कहानी खुद ब खुद बयां करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चलिए हम लोग डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, मैंने आपको बताया था ना कि मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, ठीक है ना। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे जिन गुलामों पर उसे बड़ा रश था। वैसे एक बार उसने कहा था कि किसी ने पूछा कि सुल्तान आपकी तो कोई औलाद नहीं है, आपके मरने के बाद क्या होगा, इतने बड़े एम्पायर के आप मालिक हैं, उसे कौन संभालेगा। तो मोहम्मद गौरी ने कहा था कि किसी के 1-2 बच्चे हो सकते हैं, मेरे 1 लाख बच्चे हैं। यानी मोहम्मद गौरी के तकरीबन 1 लाख गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम थे? तकरीबन 1 लाख गुलाम थे उसके पास। सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, 1 लाख गुलाम थे। उन गुलामों में 3 गुलाम ऐसे थे जिन पर मोहम्मद गौरी को बड़ा नाज था, बहुत ही अभिमान था। उन गुलामों में बच्चों कहा जाता है कि उसने 3 सेंटर बनाए थे। 3 सेंटर कहाँ बनाए थे? पहला सेंटर गजनी में था, चूंकि मोहम्मद गौरी की जो राजधानी थी वो गजनी में थी। दूसरा सेंटर उसका सिंध में था। बच्चों इसको मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत अभी पड़ने वाली है। तीसरा जो सेंटर था वो दिल्ली में था। क्लियर है? समझ में आ गया? यानी ये दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना भी जाता है। तो अब देखिए, गजनी में जो उसका गुलाम था और गजनी में जो उसका नेतृत्व करता था, जब वो नहीं होता था गजनी में, तो उसका नाम था ताजुद्दीन यलदूज। क्या नाम था बच्चों?
ताजुद्दीन यल्दूज। ये हमेशा गजनी में ही रहा करता था। ठीक है, और यहाँ पर आप सबसे कहूँगा कि आप लोग इसको नोट भी करते चलिए क्योंकि ज़रूरी है। दूसरा जो उसका ग़ुलाम था वो सिंध में था और उसका नाम था नासिरुद्दीन कुबाचा। क्या नाम था बच्चों? नासिरुद्दीन कुबाचा। ये मोहम्मद गौरी का दूसरा ग़ुलाम था। ठीक है, और तीसरा जो ग़ुलाम था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को? तो अब आप समझ गए होंगे कि जब सन 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई तो उसके इन तीनों ही ग़ुलामों ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। तो हमें गजनी से और सिंध से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके दिल्ली के इस ग़ुलाम गवर्नर से मतलब है जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1205 ईस्वी में यह ऐलान कर दिया कि वो दिल्ली का सुल्तान है। समझ में आ गया? चलिए, तो 1206 ईस्वी में उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया बच्चों। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ तक आप बैकग्राउंड तो समझ गए ना? एकदम क्लियर हो गया इसका बैकग्राउंड क्या था? बैकग्राउंड समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि 1206 में कहा जाता है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है? तो आपका उत्तर होगा सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। सभी बच्चे नोट करेंगे। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। नोट करेंगे, आप लिखेंगे इस चीज को। दूसरा सवाल है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो आप लिखेंगे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। दोनों ही सवाल हैं यहां पर, पहला संस्थापक भी है और दिल्ली का पहला सुल्तान भी है। और एक एक चीज को नोट करेंगे, थोड़ा सा हम लोग स्लो चलेंगे ताकि आप इसको आराम से नोट कर सकें और चीजें क्लियर हो सके। ठीक है बच्चों, अब एक मसला है कि इस्लाम धर्म में अगर आप देखेंगे तो ग़ुलाम को हुकूमत करने की इजाज़त नहीं है, ग़ुलाम को शासन करने की आज्ञा नहीं है। तो अब एक यहाँ पर मसला फंसता है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो वास्तव में सुल्तान कहलाने के लायक है कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में जब खुतबा पढ़ा गया, खुतबा जो है कहते हैं शुक्रवार के दिन जो जुमे की नमाज होती है उसमें इमाम जो धार्मिक संदेश देता है उसको खुतबा कहते हैं। उस खुतबे में सभी सुल्तानों के नाम थे लेकिन एक आदमी का नाम नहीं था, एक सुल्तान का नाम नहीं था। जानते हैं वो कौन था? वो था सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने तक ये बात चली आ रही थी कि मोहम्मद बिन सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान नहीं था, उसे सुल्तान नहीं माना जाता था। जरा सोचिए। लेकिन यहां पर एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वास्तव में सुल्तान था? क्या वो रियल में सुल्तान था? यहां पर एक बात पैदा होती है। तो मैं आपसे बताऊं कि 1206 में जब उसने सल्तनत की स्थापना की तो उसने, कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के भाई का नाम गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी था। यह तो आपको पता होगा, बताइए मोहम्मद गौरी के भाई का नाम क्या था? गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी। क्या नाम था बच्चों? गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी। तो इसका एक लड़का था जिसका नाम था अहमद। क्या नाम था? अहमद। अब चूंकि मोहम्मद गौरी का तो कोई औलाद था नहीं भाई, उसका तो कोई बच्चा था नहीं, तो देखिए रूल ये था कि
इस्लाम के धर्म के अकॉर्डिंग कोई जो गुलाम है वो सुल्तान नहीं बन सकता, ऐसा माना जाता है। लेकिन रूल ये है कि अगर मालिक के परिवार का कोई आदमी या मालिक उसको आज़ादी की अनुमति दे दे या आज़ादी का प्रशस्ति पत्र दे दे तो वो स्वतंत्र हो जाता था, तो वो सुल्तान बनने के हक में था, वो सुल्तान बन सकता था। समझ में आ गया? तो चूंकि गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी जो है मोहम्मद गौरी का भाई था, इसके बेटे का नाम था अहमद, ठीक है। तो उसने क्या किया, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने अहमद से एक प्रशस्ति पत्र मंगवाया जिस पर उसे आजादी का परवाना दिया गया था। समझ में आ गया? यानी गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी के बेटे अहमद ने सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को आजादी का परवाना दे दिया था, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि आजादी का परवाना, जिसे हम प्रशस्ति पत्र का नाम देते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? प्रशस्ति पत्र। यहां पर थोड़ा सा मैं आप लोगों का समय लूंगा, थोड़ा सा 1 मिनट का मैं टाइम लूंगा बच्चों। 1 मिनट का मैं टाइम लूंगा। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को बच्चों। हम लोग बात कर रहे थे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे बताना चाह रहा था इस चीज़ के बारे में कि अब मान लीजिए कभी आपसे कोई सवाल पूछता हो कि क्या सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम था, फिर इसे सुल्तान कैसे माना जाए, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसने मोहम्मद गौरी के भाई के लड़के से आज़ादी का परवाना मांग लिया था ना, जिसको हम प्रशस्ति पत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। प्रशस्ति पत्र यानी आज़ादी का परवाना। और वो उस लड़के का, उस आदमी का क्या नाम था जिसने परवाना दिया? उनका नाम था अहमद। क्या नाम था बच्चों? अहमद। समझ में आ गया? तो नोट करेंगे यहाँ पे हम लोग कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के भाई गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी के पुत्र सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यहाँ पर मैं सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों लिखना ज़रूरी है, लिखेंगे तो आपका फ़ायदा है। लिख लीजिए कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान मोहम्मद गौरी के भाई गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी के पुत्र अहमद से एक आजादी का परवाना प्राप्त किया था। आजादी का परवाना प्राप्त किया था, जिसको हम शॉर्ट वे में बच्चों प्रशस्ति पत्र भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार, इस आधार पर, और साथ में बच्चों एक छत्र भी, और क्या पाया था उसने? एक छत्र भी प्राप्त किया था। छत्र समझ रहे हैं ना? छतरी। क्योंकि जो दो चीजें, एक सुल्तान या एक राजा की निशानियां दो चीजें होती थी। आपको पता ही होगा कि एक तो ये होता था कि जब वो चलता था बच्चों ना, तो उसके ऊपर हमेशा एक छत्र होता था। राजा की निशानी क्या थी? सुल्तान की निशानी क्या थी? कि एक छत्र उसके साथ जुड़ा होता था। तो जो छत्र है यानी छतरी है, आपने देखा होगा कि प्राचीन भारत में जो है ये चीज़ है कि रथ होते थे तो रथ के ऊपर जो है छत्र लगा होता था, छतरी लगी होती थी। तो छत्र जो है ये एक बादशाह की निशानी होती है, एक राजा की निशानी होती है। समझ में आ गया? तो आप जैसे मान के चलिए कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, आप डीएम बनेंगे, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि डीएम जो होता है वो बिल्कुल सिविल ड्रेस में होता है। तो एक डीएम की पहचान क्या होती, कैसे आप पहचानेंगे कि ये आदमी डीएम है? तो बच्चों डीएम जहाँ होता है उसका एक संतरी होता है। आपने देखा होगा रेड कलर का जो है, एक लाल रंग का एक रिबन जो है वो संतरी पहने होता है, सर पे उसके पगड़ी होती है, टर्बन होती है। तो ये निशानदेही है कि वो जिस आदमी के साथ खड़ा है वो आदमी डीएम है। समझ में आ गया? तो सुल्तान की निशानियों में दो चीज़ें बहुत मायने रखती थी, एक तो छतरी, दूसरा नगाड़ा भी।
नगाड़ा जो युद्ध में बजाया जाता था, नगाड़ा जो युद्ध में बजाया जाता था वो उसके दरवाजे पर टंगा होता था। तो क्लियर है, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी बच्चे को। तो यहां पर मैं एक चीज आप लोगों से बताना चाह रहा था कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने दो चीजें मंगाई थी, एक तो आजादी का परवाना और दूसरा छत्र। साथ में लिखिएगा कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक छत्र भी प्राप्त किया था, एक छत्र भी प्राप्त किया था, जिससे यह साबित हो जाता है कि वो सुल्तान बनने के समय गुलाम नहीं था, जिससे यह साबित हो जाता है, जिससे यह प्रूफ हो जाता है कि वो सुल्तान बनने के समय गुलाम नहीं था। एकदम सही है, कोई परेशानी तो नहीं किसी को? नोट किया आपने? लिखते चलना है, क्योंकि अगर आप लिखते चलेंगे तो आपके पास एक अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स अवेलेबल होगा। कंप्लीट। चलिए, तो अब क्या है बच्चों कि अब ये बात साफ हो गई कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये वास्तव में गुलाम नहीं था, बल्कि ये स्वतंत्र सुल्तान था। क्लियर? अब चलिए देखा जाए, कुछ और चीजों पे बात करें। अब मसला क्या है कि इसकी राजधानी कहां थी? देखिए, हम कहते हैं सल्तनत का ये संस्थापक था, और सल्तनत वास्तव में दिल्ली जो है, दिल्ली सल्तनत के नाम से हम सभी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत, आप भी कहते हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक। ज्यादातर जितने भी सुल्तान थे उनकी राजधानी दिल्ली में थी। एक सवाल पैदा होता है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां पर थी? भाई, वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, तो उसकी राजधानी कहां पर थी? तो जरा ध्यान देंगे बच्चों, आपको बड़ा अजीब लगेगा कि सर आप क्या कह रहे हैं। इसकी राजधानी जो थी ना बच्चों, दिल्ली में नहीं थी, बल्कि इसकी राजधानी थी लाहौर। कहां पे राजधानी थी? लाहौर में। अब आप कहेंगे कि सर लाहौर क्यों? बेसिकली दिल्ली सल्तनत के नाम से ही जानी जाती है। तो बच्चों, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की ही राजधानी, ये एकमात्र इकलौता ऐसा सुल्तान है जिसकी राजधानी दिल्ली नहीं थी, बल्कि कहां पे थी? लाहौर में। इसकी कुछ वजह हैं जिस पर मैं चर्चा करूंगा। पहले नोट कर लीजिए कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। लिख लीजिए, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहां पर थी? लाहौर में। अब एक प्रश्न उठता है कि क्यों, आखिर उसकी राजधानी लाहौर में क्यों थी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, मैंने शुरू में ही आपसे बताया कि 3 गुलाम थे मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी के। गजनी में उसका प्रतिनिधि था ताजुद्दीन यल्दूज, ये आपको पता है। सिंध में उसका प्रतिनिधि था नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा, ठीक। अब जरा देखिए, लाहौर में कौन था या दिल्ली में कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 3 हो गए। अब ये जो दोनों थे, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐबक से सीनियर रहे होंगे। इन लोगों का कहना था, क्योंकि सबसे पहले गजनी से ताजुद्दीन यल्दूज ने दावा किया, उसने कहा कि मैं गजनी का सुल्तान हूं। इन दोनों ने भी तो अपने आप को सुल्तान मान लिया। तो गजनी से ताजुद्दीन यल्दूज कहता है कि मैं गजनी का सुल्तान हूं, और गजनी क्या है? सेंटर है मोहम्मद गौरी का, इसलिए उसका जितना भी क्षेत्र है वो सब मेरा है। क्या कहा ताजुद्दीन यल्दूज ने? कि मैं गजनी का सुल्तान हूं, इसलिए
पूरा एम्पायर मेरा है, जितने भी लोग हैं सबको मेरी जो है वो अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। यानी उसने कहा कि सिंध के गवर्नर नासिरुद्दीन कोबाचा और दिल्ली के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को मेरी अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। ये दबाव बन रहा था। दूसरी तरफ सिंध जो कि दिल्ली के करीब था, वहां नासिरुद्दीन कोबाचा ने भी ये बात कही ऐबक से कि भाई हमारी जो क्या नाम है अधीनता है वो आप स्वीकार कर लीजिए। समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छा, लेकिन ये था कि दबाव बहुत ज्यादा था। इट वॉज अ बिग प्रेशर ऑन दिल्ली सल्तनत दैट टाइम। बहुत ज्यादा दबाव था दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, चूंकि ये दोनों गुलाम सीनियर माने जाते थे या सीनियर होंगे। अच्छा, एक चीज और आपसे बताऊं कि दबाव बहुत था। अच्छा, इस दबाव से दिल्ली सल्तनत को बचाना भी था। आक्रमण का खतरा था, शायद कोई आक्रमण कर देता दिल्ली सल्तनत पर, और अभी दिल्ली सल्तनत की जो स्थिति थी वो काफी नाजुक थी। ठीक, अब यही कारण था। चूंकि लाहौर आप देखेंगे बच्चों, नक्शे पर लाहौर को देखेंगे तो लाहौर उस समय भारत में शामिल था। तो लाहौर जो है, इसीलिए इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई कि क्योंकि लाहौर से वो गजनी पर भी और लाहौर से वो सिंध पर भी बराबर निगाह रख सकता था और अपने दुश्मनों पर एक कंट्रोल बना सकता था। यही कारण था। एक सवाल पैदा होता है कि आखिर क्यों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में अपनी राजधानी नहीं बनाई जबकि दिल्ली शामिल थी उसके साम्राज्य में? इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि उसके दो साथी गुलाम उस पर लगातार दबाव बना रहे थे कि वो उनकी अधीनता को स्वीकार कर ले। उनके आक्रमण का खतरा दिल्ली सल्तनत पर मौजूद था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली न बनाकर लाहौर बनाई ताकि बराबर दोनों पर निगाह रख सके। अब समझ में आ गया? अब चूंकि देखिए यूपीएससी का एक डेप्थ होता है बच्चों, यूपीएससी एक लेवल पर जाकर क्वेश्चन पूछती है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को क्यों राजधानी बनाई, दिल्ली को क्यों नहीं बनाई? तो आपको इसी चीज को एक्सप्लेन करना होगा। तो लिख लीजिएगा कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया बल्कि लाहौर को बनाया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं बनाया बल्कि लाहौर को बनाया। इसके पीछे कुछ कारण था, यहां पर आपको नोट करना है। अगर मैं नोट करा रहा हूं तो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज नोट इट। तो आपको नोट करना चाहिए कि उसने दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया, लाहौर को राजधानी बनाया। इसके पीछे कुछ कारण था। क्या कारण था भाई? तो लिखिएगा कि मोहम्मद गौरी के दो गुलाम लगातार उस पर दबाव बना रहे थे। मोहम्मद गौरी के दो गुलाम लगातार उस पर दबाव बना रहे थे, जैसे गजनी से ताजुद्दीन यल्दूज और सिंध से नसीरुद्दीन कोबाचा। ये दोनों चाहते थे कि ऐबक उनकी अधीनता को स्वीकार कर ले। जैसे गजनी से ताजुद्दीन यल्दूज और सिंध से नासिरुद्दीन कोबाचा, ये दोनों चाहते थे कि ऐबक उनकी अधीनता को स्वीकार कर ले, लेकिन ऐबक ने ऐसा नहीं किया मतलब इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, लेकिन इन दोनों के आक्रमण का खतरा दिल्ली सल्तनत पर बना हुआ था। इस प्रकार इस दबाव को कम करने के लिए ऐबक ने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर लाहौर में रखा, क्योंकि लाहौर से इन पर निगाह रखी जा सकती थी।
क्योंकि लाहौर से इन पर निगाह रखी जा सकती थी। अब समझ में आ गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की जगह पर लाहौर को अपनी राजधानी क्यों बनाया था। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक मसला और है कि दबाव बहुत ज्यादा था दिल्ली सल्तनत पर, लेकिन कभी लड़ाई नहीं हुई। ये तीनों गुलाम कभी भिड़े नहीं। इस पर भी कुछ मामलात थे, इस पर भी हम लोग बात करने वाले कि आखिर क्या कारण था। इतना बिग प्रेशर था दिल्ली सल्तनत पर, लेकिन फिर भी ये तीनों भिड़े नहीं आपस में, क्यों? तो बच्चों, इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि ये तीनों ही आपस में वैवाहिक बंधनों में बंधे हुए थे। समझ में आ गया? ये तीनों गुलाम आपसी वैवाहिक संबंधों में बंधे हुए थे। हम नोट करेंगे कि यहां पर एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर इन तीनों के बीच युद्ध क्यों नहीं हुआ। यहां पर एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर इन तीनों के बीच युद्ध क्यों नहीं हुआ। तो बच्चों, इसका जो सबसे सिंपल उत्तर है वो यही है कि ये तीनों ही आपस में वैवाहिक संबंधों में बंधे हुए थे। वैवाहिक संबंधों में बंधे हुए थे। कैसे? तो आपको मैं बता दूं कि ये जो ताजुद्दीन यल्दूज था, इसकी दो बेटियां, दोनों बेटियों की शादी, एक बेटी की शादी हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक से और एक बेटी की शादी हुई थी नासिरुद्दीन कुबाचा से। समझ में आ गया? यानी ताजुद्दीन यल्दूज सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक और नासिरुद्दीन कुबाचा का क्या था? ससुर था। समझ में आया कि नहीं आया? ताजुद्दीन यल्दूज की दो बेटियों की शादी एक से हुई कुतुबुद्दीन ऐबक से और एक की शादी नासिरुद्दीन कुबाचा से हुई थी। इसलिए ताजुद्दीन यल्दूज क्या था? इन दोनों का ससुर था। इसलिए भी इन तीनों के बीच लड़ाई नहीं हो पाई। बात समझ में आ गई कि नहीं? क्योंकि देखिए, मैं चाहता हूं कि आपकी स्टडी में एक डेप्थ होना चाहिए कि कभी अगर क्वेश्चन प्री में या मेंस में भी आपसे टकरा जाए तो आप इसका उत्तर क्या देंगे कि भाई इतना प्रेशर था, इतना बड़ा प्रेशर था तीनों के बीच में, लेकिन तीनों कभी भिड़े नहीं। एक सवाल पैदा होता है कि नहीं होता है? तो आप क्या उत्तर दोगे इसका? तो इसका एक बड़ा एग्जैक्ट उत्तर है कि ताजुद्दीन यल्दूज की दो बेटियां थी, इनमें से एक की शादी, इनमें बड़ा एग्जैक्ट उत्तर है कि ताजुद्दीन यल्दूज की दो बेटियों में से एक की शादी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक से और दूसरे की शादी किससे हुई थी? दूसरी की शादी हुई थी नाजुद्दीन कुबाचा से। इट्स करेक्ट, नो एनी इश्यू। तो नोट कर लीजिएगा कि ये तीनों ही गुलाम आपस में वैवाहिक संबंधों में बंधे हुए थे। यही कारण था कि इन तीनों के बीच युद्ध नहीं हुआ। नोट कर लीजिए, ये तीनों ही गुलाम आपस में वैवाहिक संबंधों में बंधे हुए थे, इसलिए इन तीनों में युद्ध नहीं हुआ। एकदम क्लियर है, आईने की तरह साफ है बातें। मैं एक एक पॉइंट पर आपसे बात करूंगा, एक एक पॉइंट पर आपसे बात करूंगा, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? लेकिन प्रेशर था, ठीक है? प्रेशर था। चलिए, अब यहां पर देखिए, ऐबक के सामने बड़ी जिम्मेदारी थी बच्चों। पहली जिम्मेदारी तो ये थी कि शत्रुओं से सल्तनत की रक्षा करना, ठीक, और दूसरी जिम्मेदारी थी सल्तनत में व्यवस्था करना। तो बच्चों, मैं आपसे बताऊं कि देखिए, चूंकि अभी दिल्ली सल्तनत नहीं थी, है ना, अभी सबसे बड़ा प्रेशर था
कि शत्रुओं से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करना। इट वॉज अ बिग प्रेशर, ये उसके सामने बहुत बड़ा दबाव था। कहा जाता है कि पूरा जो टाइम है उसने इस प्रेशर पर लगा दिया, शत्रुओं से रक्षा करने में लगा दिया, इसके लिए उसको टाइम ही नहीं मिला। समझ में आ गया? अब यहां पर एक चीज बड़ा वो है कि यार दिल्ली सल्तनत चलती कैसे थी भाई, वहां का निज़ाम कैसे चलता था, टैक्स कैसे लिया जाता था, क्या सिस्टम था। तो देखिए ऐबक के ज़माने में व्यवस्था नहीं हो पाई, ना तो भू राजस्व व्यवस्था हो पाया, ना तो कोई प्रशासनिक व्यवस्था थी। प्रशासनिक व्यवस्था समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए। यानी अगर मान लीजिए कभी आपसे सवाल पूछा जाए, एक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द सल्तनत, करेक्ट? तो क्या उसने कोई व्यवस्था की थी? क्या उसने कोई मैनेजमेंट किया? तो आप लिखिएगा कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना तो कोई भू राजस्व व्यवस्था की, ना तो उसने कोई प्रशासनिक व्यवस्था की, दोनों नहीं किया उसने। नोट कर लीजिएगा, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना कोई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की, ना तो उसने कोई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। ठीक? तो भाई था क्या, इन्होंने किया क्या? तो इसका उत्तर यह है, इसको नोट कर लीजिएगा, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने न तो कोई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की और न कोई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। अगर यह प्रश्न आ जाए कि क्या ये दोनों चीजें उन्होंने की थी, तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं। तो किया क्या भाई आपने, क्या किया इन्होंने? तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहां पर मैं आपसे बता रहा था कि देखिए साहब, सबसे बड़ी चीज है कि उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर था शत्रुओं से सल्तनत की रक्षा करना। और बच्चों ये बहुत बिग क्वेश्चन होता है। मान के चलिए, जैसे मान लीजिए आपके घर के बाहर कोई थर्ड पार्टी आकर आपको ललकार रही है, या आपके घर के ऊपर हमला करना चाहता है कोई बाहरी व्यक्ति, तो आप क्या करोगे? घर में जो है, आपके घर में डाइनिंग टेबल नहीं है, आपके घर में जो है ठीक से किचन की व्यवस्था नहीं है, आपके घर में बाकी चीज़ें नहीं हैं, क्या करोगे आप? उस शत्रु पर निगाह रखोगे, उससे निपटोगे, या घर में डाइनिंग टेबल लगाएंगे, या फिर जो है किचन से सेटिंग करेंगे, या फिर बाकी चीज़ें करेंगे? क्योंकि देखिए, अगर थर्ड पार्टी जो आपके दरवाजे के बाहर आप पर हमला करना चाहता है, अगर वो हट गया तो सारी चीज़ें आप बाद में कर सकते हैं। एथिक्स ये कहता है कि सबसे पहले आपका जो दुश्मन है उस पर आप कंट्रोल करिए, या उसको आप प्रोटेक्ट करिए, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर वो आपके घर पे आ गया तो जब घर ही नहीं रहेगा तो डाइनिंग टेबल और किचन कहां से आएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? एकदम क्लियर शब्दों में। तो एथिक्स यही था बच्चों कि इसकी सारी चीजों पर हम इग्नोर कर सकते हैं। सबसे बड़ा इसका योगदान क्या था कि इसने शत्रुओं से दिल्ली सल्तनत की रक्षा कर ली, इसने कोई मैनेजमेंट नहीं किया। ठीक है, तब भी हम देखते हैं कि इसका वर्थ है, क्योंकि इतिहास अगर अपने पन्नों में किसी को जगह देता है तो ऐसे नहीं देता बच्चों। इसका वर्थ यह था कि इसने जो है दिल्ली सल्तनत की रक्षा बाहर के शत्रुओं से की थी। तो हम लोग यहां पे लिख लेंगे कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने न तो कोई भू राजस्व व्यवस्था किया, न तो कोई प्रशासनिक व्यवस्था किया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, माफ करिएगा, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने न तो कोई भू राजस्व व्यवस्था किया, न तो कोई प्रशासनिक व्यवस्था किया, लेकिन ये न करने के बाद भी इसका महत्व इतिहास में है। लेकिन ये न करने के बाद भी इसका महत्व इतिहास में है, क्योंकि इसने बाह्य शत्रुओं से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की।
क्योंकि इसने बाह्य शत्रुओं से दिल्ली सल्तनत की सुरक्षा की। मैं चाहता हूं कि आप एक एक लाइन को नोट करें, एक एक लाइन को नोट करें बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के फैक्ट भी होते हैं और कॉन्सेप्ट भी होते हैं। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया, ये चीज क्लियर हो गया। अब एक प्रश्न और मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ठीक है, इन्होंने भू राजस्व व्यवस्था नहीं बनाई, प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की, तो सिस्टम कैसे चलता था भाई? एक बात बताइए, जैसे घर में डाइनिंग टेबल नहीं है, घर में किचन की व्यवस्था नहीं है, बोलिए, घर में जो है बेड नहीं है या टेबल को या बैठने की व्यवस्था नहीं, तो कैसे सिस्टम चलता था? तो एक ही चीज समझ में आ रहा है कि भाई जिसको जैसे मन करे वैसे खाना खाता होगा। भाई घर में डाइनिंग टेबल नहीं है, इसका मतलब ये थोड़े है कि आदमी खाना नहीं खाएगा, इसका मतलब ये है कि वो जहां बैठ जाएगा वहां खाना खाएगा। कहने का मतलब ये है कि आखिर निजाम चलता कैसे था, सिस्टम चलता कैसे था, ईमानदारी से बात। तो देखिए, यहां पर मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं, सिस्टम चलता था, सारा जो सिस्टम था वो सेना पर आधारित था। किस पर आधारित था बच्चों? सेना। सारी चीजों का जो दारोमदार था वो इसी पर था। यानी टैक्स लेने के लिए भी सेना का इस्तेमाल किया जाता था। किसानों से कर लेना हो तो सेना ही जाती थी, क्योंकि कोई भू राजस्व व्यवस्था नहीं थी, कोई अधिकारी नहीं था। समझ में आ गया? सारी चीजों का जो दारोमदार था वो सेना के ऊपर था। पूरे सल्तनत में सैनिक कानून लागू था। लिखेंगे बच्चों कि सल्तनत का संपूर्ण कार्यभार सेना के ऊपर था। सल्तनत का संपूर्ण कार्यभार सेना के ऊपर था, है ना। लिखिएगा कि सैनिक ही कर वसूलते थे, सैनिक ही कर वसूलते थे, और सैनिक ही शांति व्यवस्था का निर्माण करते थे। सैनिक ही कर वसूलते थे और सैनिक ही शांति व्यवस्था स्थापित करते थे। सभी बच्चे नोट करेंगे, सैनिक ही कर वसूलते थे और सैनिक ही शांति व्यवस्था स्थापित करते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइएगा मुझे। और एक चीज ये कि अगर आपको कोई डाउट हो, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों, तो आप टेलीग्राम में आ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम की आईडी है, यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम आईडी पर क्लिक करिए, जुड़ जाइए, ओके। इसका मतलब यह है कि हम कह सकते हैं कि वो कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसका पूरा शासन सैन्य व्यवस्था पर आधारित था। तो वो कौन था? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसका पूरा शासन सैन्य व्यवस्था पर आधारित था या सेना पर आधारित था? वो कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसका पूरा शासन सेना पर आधारित था? जो होल डिपेंडेंसी थी वो आर्मी के ऊपर थी, वो था सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। नोट कर लीजिए कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा शासन सेना पर आधारित था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का पूरा शासन सेना पर आधारित था। सभी बच्चे नोट कर लेंगे, सभी बच्चे लिख लेंगे। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि उसके पूरे शासन काल में मार्शल लॉ लगा हुआ था। मार्शल लॉ किसको कहते हैं बच्चों? सैन्य कानून को। वो कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसके पूरे शासन काल में सैन्य कानून चल रहा था, मार्शल लॉ चल रहा था? तो ही वाज द सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरे समय में जो है वो मार्शल लॉ लागू था,
सैन्य कानून लागू था? सभी बच्चे नोट करेंगे कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में मार्शल लॉ था, सैन्य कानून था, यानी सेना ही सारी चीजों को देखती थी। क्लियर है? समझ में आ गया? ये चीज क्लियर हो गई। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप ड्यूरेशन जरा देखिए गौर से। 1206 से 1210 यानी महज 4 वर्ष इस सुल्तान ने शासन किया। और एक सच्चाई है कि 4 साल में कोई स्टेबल कर रहा है चीजों को और वो मैनेजमेंट भी कर दे बच्चों, ये थोड़ा सा मुश्किल है। 4 साल का टाइम बहुत ज्यादा नहीं होता। अभी सल्तनत की बुनियाद उसने रखी थी। हो सकता है कि आगे वो व्यवस्था करता, सिस्टम डेवलप करता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कहा जाता है कि लाहौर में एक दिन वो घोड़े पर बैठकर चौगान खेल रहा था। एक खेल होता था बच्चों उस जमाने में जिसे हम क्या कहते थे, चौगान या पोलो। चौगान या पोलो, घोड़े पर बैठकर स्टिक से बॉल मारी जाती थी। चौगान या पोलो वो खेल रहा था और अचानक घोड़े से स्लिप कर गया और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। ये 1210 ईस्वी की घटना है। लाहौर में यह घटना हुई थी बच्चों कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में चौगान या पोलो नाम का खेल खेल रहा था। घोड़े से स्लिप कर गया और उसके गर्दन की हड्डी टूट गई और सडन तुरंत वो मर गया। तो नोट कर लीजिएगा कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में चौगान अथवा पोलो नामक खेल खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में हो गई। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान अथवा पोलो नामक खेल खेलते हुए घोड़े से सरक कर गिर जाने के कारण हो गई। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अब एक सवाल यहां पर पैदा होता है कि क्या केवल इतनी सी बात के लिए इतिहास सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को याद करता है? तो बच्चों इतनी सी बात नहीं थी, कुछ सांस्कृतिक कार्य भी इन्होंने किए थे जिसके लिए इतिहास में इन्हें जाना जाता है, जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात है कि बाप बाप होता है। बाप ने कुछ भी ना किया हो लेकिन उसने बच्चे को जन्म दे दिया है, तो जब जब नाम ओनरशिप की आएगी तो बाप का नाम यह आएगा। सल्तनत की स्थापना उसने की थी, इसलिए सल्तनत उसी के नाम से जानी गई। अब चलिए हम लोग देखा जाए कि इनके जो सांस्कृतिक कार्य थे वो क्या थे। तो सबसे पहले बच्चों मैं नाम लूंगा कुतुब मीनार का। सबसे पहले मैं नाम लूंगा किसका? कुतुब मीनार। सबसे पहले कुतुब मीनार का मैं नाम लूंगा। जी हां, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर स्थित है। ये फिगर आप देख रहे हैं। कुतुब मीनार का निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया था। ये तो फैक्ट है, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया। कुतुब मीनार कहाँ है? तो ये दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर स्थित है। सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। कुतुब मीनार कहाँ है भाई?
तो दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज है बच्चों के कुतुब मीनार का निर्माण क्यों हुआ था। यहां पर मेन ये जानकारी तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना कि कुतुब मीनार को सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया। ये दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर स्थित है। कुतुब मीनार बनवाया क्यों गया था। तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि कुतुब मीनार का निर्माण एक सूफी संत की याद में करवाया गया था। जी हां, दिल्ली के पहले सूफी संत का क्या नाम है, कोई जानता है? दिल्ली के प्रथम सूफी संत कौन है? दिल्ली के पहले सूफी संत का क्या नाम है? तो बच्चों दिल्ली के पहले सूफी संत का नाम है हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम है बच्चों? दिल्ली के सबसे पहले सूफी संत हैं हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नाम समझ में आ गया। अब इनके नाम से आप मैच कराइए तो कुतुब मीनार का नाम मैच हो जाएगा। यानी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना, अपने आध्यात्मिक गुरु, कहा जाता है कि हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के पहले सूफी संत। नोट कर लीजिए, दिल्ली के प्रथम सूफी संत का नाम है हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रश्न आए कि दिल्ली के पहले सूफी संत का नाम बताइए तो इनका नाम है हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नोट कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों चूंकि ये दिल्ली में मौजूद थे और ये जो थे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ये मुरीद थे या उनके साथ जो है ये आए थे। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बारे में मैं बताऊं कि ये मध्य एशिया में मावराउन नहर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? ये मध्य एशिया से आए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ, है ना, मध्य एशिया से। ये कहाँ के रहने वाले थे? मध्य एशिया में ये मावराउन नहर, मध्य एशिया में मावराउन नहर के रहने वाले थे। इस जगह के ये निवासी थे। ये भारत में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ आए थे। मध्य एशिया में मावराउन नहर के रहने वाले थे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ जो है ये हिंदुस्तान आए थे। कहा जाता है कि पहले ये अजमेर आए, अजमेर से ये फिर दिल्ली चले आए। ठीक है ना। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो जीवनी है ना, वो इन्होंने ही लिखी थी। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो जीवनी है बच्चों, वो इन्होंने लिखी थी हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। ये दिल्ली के पहले सूफी संत हैं और इनकी जो दरगाह है ये भी दिल्ली में है, मेहरौली में। कुतुब मीनार से थोड़ी ही दूरी पर इनकी दरगाह है, दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर। समझ में आ रही है? ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो इन्हीं के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इन्हीं के नाम पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। नोट कर लीजिएगा।
सभी बच्चे लिख लेंगे कि इन्हीं की याद में, यानी चूंकि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आध्यात्मिक गुरु थे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के, इसलिए अपने आध्यात्मिक गुरु की याद में बच्चों इन्होंने सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। चूंकि बच्चों आध्यात्मिक जो गुरु वर्ड आप देख रहे हैं, सूफी इज्म में, सूफी आंदोलन में इसको एक नाम से जाना जाता है। आध्यात्मिक गुरु हमने लिख दिया, जैसे हमने आध्यात्मिक गुरु लिख दिया बच्चों नाम, तो आध्यात्मिक गुरु को क्या कहा जाता था? तो पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता है? पीर। आध्यात्मिक गुरु को सूफीज्म में क्या कहा जाता है? पीर। तो हम कह सकते हैं कि अपने आध्यात्मिक गुरु हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनवाया? कुतुब मीनार बनवाया था। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? चीजें क्लियर हो रही हैं? अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अब एक प्रश्न उठता है कि कुतुब मीनार जो है वो पूरा नहीं हो पाया था बच्चों। कुतुब मीनार की आधारशिला इन्होंने रखी, लेकिन कुतुब मीनार इनके जमाने में पूरा नहीं हो पाया। इसलिए इस काम को पूरा कराने का श्रेय किसको जाता है? इस काम को पूरा कराने का श्रेय जाता है सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश को। क्योंकि आपको पता ही है कि बीच में ही इसकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने किया? शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने। सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। सभी बच्चे नोट कर लेंगे, सभी बच्चे लिख लेंगे इस चीज को। अब समझ में आ गया कुतुब मीनार किसने बनवाया, किसकी याद में बनवाया गया, किसने पूरा किया, यह चीज क्लियर हो गया। थोड़ा सा और अगर आप चाहेंगे तो इंफॉर्मेशन मैं और भी आपको दे दूंगा कुतुब मीनार के बारे में। थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन यहां पर मैं, आप देख रहे हैं कुतुब मीनार को, ध्यान से देखिए। कुतुब मीनार में बेसिकली देखा जाए तो 5 तल्ले हैं बच्चों। कितने तल्ले हैं? 5 तल्ले हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो कुतुब मीनार में जब ये बनाया गया शुरुआती दौर में, तो कुतुब मीनार में केवल 3 ही तल्ले थे। कितने तल्ले थे? 3। 1 2 3। ये 2 तल्ले जो ऊपर आप देख रहे हो, ये फिरोज शाह तुगलक ने ऐड किया था, जोड़ा था इसमें। समझ में आ गया? ये जो 2 तल्ले ऊपर देख रहे हैं, ये फिरोज शाह तुगलक के जमाने में, चूंकि कहा जाता है कि कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई थी जिसके कारण कुतुब मीनार टूट गया था। तो फिरोज शाह तुगलक उस समय सुल्तान था, उसने कुतुब मीनार में 2 तल्ले अपनी तरफ से ऐड करवाए ताकि उसका नाम भी कुतुब मीनार के साथ जुड़ जाए। फिरोज शाह तुगलक, जिसे स्मारकों का सुल्तान कहा जाता है। आ गया समझ में? तो कुतुब मीनार पर डिटेल फिर भी आगे भी मैं आप लोगों को दूंगा। अभी तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि नहीं हो गई बताइए? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है? चीज़ें समझ में आ रही हैं बिंदास? चलिए आइए कुछ और चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी तो हम लोग कुतुब मीनार पर ही बात कर रहे थे, कुछ और चीज़ों पर चर्चा करने के लिए हम लोग चलिए। तो कुतुब मीनार के बाद आप समझ गए। कुतुब मीनार के बाद जो अगली चीज़ है बच्चों, एक सवाल और यहाँ पर उठता है
कि भाई ठीक है, भारत की पहली मस्जिद का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मस्क इन इंडिया एंड हु वाज द एस्टैब्लिशर ऑफ द फर्स्ट मस्क इन इंडिया दैट टाइम। भारत की पहली मस्जिद का नाम बताइए। भारत की प्रथम मस्जिद का नाम बताइए। क्या नाम है भारत की प्रथम मस्जिद की? तो बच्चों जी हाँ, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। भारत की पहली मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। भारत की प्रथम मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। यहां पर आप देख सकते हैं बच्चों, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। भारत की पहली मस्जिद का नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और इसका निर्माता था, इसका संस्थापक था सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। तो नोट कर लीजिएगा, भारत की प्रथम मस्जिद जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, इसका संस्थापक सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था बच्चों? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। भारत की प्रथम मस्जिद जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, इसका संस्थापक कौन था? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। कहां पर है ये? तो ये दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर स्थित है। कहां है ये? ये दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर स्थित है। ये दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब चलिए एक और स्मारक का नाम लेते हैं। इसका आपने नाम सुना होगा, यहां पर देख भी सकते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा। जी हाँ बच्चों, अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए। और ये ऊपर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये 2.5 दिन के झोपड़े की तस्वीर है, आप देख लीजिए। अजमेर में इसका निर्माण हुआ था। 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं क्योंकि 2.5 दिनों में इसका निर्माण करवाया गया। मात्र 2.5 दिन में ये स्मारक बनकर तैयार हो गई थी। मात्र 2.5 दिन में ये स्मारक बनके तैयार हो गई थी। अब चलिए कुछ और चीज़ों पर बात करें। तो देखिए बच्चों, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ एक बड़ी अच्छी खासियत जुड़ी है कि लोग उसकी दानशीलता के लिए याद करते हैं। बड़ा दानी प्रवृत्ति का इंसान था। कहा जाता है कि उसके दरबार में अगर कोई आ जाता था तो वो उसे खाली नहीं जाने देता था। जी हाँ, उसकी झोलियां भर देता था। इसलिए लोग उसे लाखों का दान देने वाला कहते थे। लाखों का दान देने वाला, या एक शब्द में कहेंगे लाख बख्श। क्या कहते थे बच्चों? लाख बख्श।
वो कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जो अपनी दानशीलता के लिए जाना जाता था? वो था सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके दरबार में अगर कोई व्यक्ति आ जाता था तो वो उसे खाली नहीं जाने देता था। उसे लाखों का दान देने वाला या लाख बख्श कहा जाता है। लाखों का दान देने वाला या लाख बख्श कहा जाता है। सभी बच्चे नोट करेंगे, लिख लेंगे कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दरबार में आने वाले किसी व्यक्ति को खाली नहीं जाने देता था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक अपने दरबार में आने वाले किसी व्यक्ति को खाली नहीं जाने देता था। इसलिए लोग उसे लाख बख्श के नाम से याद करते थे, इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता है। इसलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था। लाखों का दान देने वाला, लाख बख्श। और बच्चों एक चीज और ये नोट कर लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। उसे कुरान का विशेषज्ञ कहा जाता था। कहा जाता था कि कुरान में उसे विशेषज्ञता प्राप्त थी, कुरान की समझ रखता था वो, इसलिए इतिहास में कुरान की समझ रखता था, कुरान का एक्सप्लेनेशन जानता था, है ना, उसकी व्याख्या करता था, इसलिए उसे इतिहास में कुरान खान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? कुरान खान। कुरान खान के नाम से जो है इतिहास में किस सुल्तान को जाना जाता है? तो वो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान खान के नाम से उसे जाना जाता है, नोट कर लीजिएगा। तो 1210 में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हो गई थी? लाहौर में। कहा जाता है बच्चों कि वो अनायास ही उसकी मृत्यु हो गई, अचानक ही वो गुजर गया और एक तरह से सल्तनत में हाहाकार की स्थिति आ गई, क्योंकि वो सबसे सुपीरियर था। दिल्ली में बहुत सारे, चूंकि दिल्ली में उस समय जो अधिकारी होते थे बच्चों, उन्हें अमीर कहा जाता था। अधिकारियों को क्या कहा जाता था? अमीर। एक अधिकारी को अमीर कहते थे और बहुत से अधिकारियों को उमरा वर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उमरा वर्ग। समझ में आ गया बच्चों? नोट कर लीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत में अधिकारी को अमीर कहा जाता था और कई अधिकारियों के समूह को उमरा वर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उमरा वर्ग। दिल्ली सल्तनत में एक अधिकारी को अमीर कहा जाता था और कई अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? उमरा वर्ग। तो यहां पर एक चीज था कि भाई 1210 में जब इसकी मृत्यु हुई तो एक तरह से बड़ा स्थिति खराब हो गई थी। दिल्ली सल्तनत में हाहाकार मच गया, क्या होगा, व्हाट हैपन आफ्टर दिस, उसके मरने के बाद क्या होगा। क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली में आनन फानन में एक मजलिस बुलाई गई। मजलिस का मतलब बैठक, जिसमें बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे और ये डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि कौन सुल्तान बनेगा। आप यकीन करिए बच्चों कि बात जब जिम्मेदारी की आती है तो एक जिम्मेदारी सामने आता है, हर इंसान सामने नहीं आता। ऐसे तो नॉर्मली तौर पर हर आदमी कोई भी कह देता है कि हाँ भाई चलिए हम करेंगे, लेकिन बात जब जिम्मेदारी की हो, क्योंकि उस समय हालात बहुत खराब थे। कहा जाता है कि दिल्ली में जब बैठक हुई, दिल्ली में जब मजलिस हुई, तो कोई भी अमीर यह दायित्व लेने के लिए तैयार ही नहीं था।
सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। अरे अमीर साहब आप बन जाइए, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। नहीं भाई, हमें नहीं बनना सुल्तान। जरा सोचिए, सुल्तान बनने के लिए कोई तैयार नहीं था। कारण क्या था? कई कंडीशन थी बच्चों, इसके पीछे कई बातें थी। एक तो मंगोलों के अटैक का खतरा बढ़ रहा था। चंगेज खान, जिसे दुनिया आतंक का पर्याय कहती थी, कहा जाता है कि जब वो पैदा हुआ तो दोनों हाथों में खून लेके पैदा हुआ था। वो कहता था कि मैं ईश्वर का अभिश्राप हूं। चंगेज खान जिस शहर में जाता था वहां खून की नदियां बहा देता था। उसकी किताब में सिर्फ एक ही शब्द है, मौत। वो लोगों को मारना पसंद करता था। जिस शहर पर वो हमला करता था उस शहर के मर्द, औरत और बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था, सबको मार दिया जाता था। कहता था मुझे चीखें सुनने का शौक है, चीख सुनने का शौक। कौन सा दुनिया में आदमी होगा जिसे लोगों के, मरते हुए लोगों की चीखें सुनने का शौक हो? वो चंगेज खान था। तो ये भयानक व्यक्ति जो है भारत पर निगाह रख रहा था। भारत पर हमले का खतरा बढ़ता जा रहा था। जरा सोचिए, कौन अमीर होगा जो सुल्तान बनेगा? इसके अलावा भारत में कोई मैनेजमेंट नहीं थी, कोई भू राजस्व व्यवस्था नहीं थी, कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। यह भी एक बड़ा कारण था। तीसरा कारण था नासरुद्दीन, तीसरा कारण था ताजुद्दीन यल्दूज और नासरुद्दीन कुबाचा। गजनी का शासक ताजुद्दीन यल्दूज और सिंध का शासक नासरुद्दीन कुबाचा, ये भी दिल्ली पर निगाह रखे थे। तो बच्चों, ये तीन कठिनाइयां जो है सामने मौजूद थी। इन तीनों के बारे में आप लोगों को नोट करना होगा। बहुत ही डेंजरस स्थिति थी। पहला तो यह था कि चंगेज खान के आक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा था। दूसरी जो समस्या थी बच्चों, वो थी भारत में व्यवस्था का ना होना। ना तो भारत में कोई प्रशासनिक व्यवस्था थी, और ना तो भारत में कोई भू राजस्व व्यवस्था थी। ये कुछ भी नहीं था। तीसरी चीज ये थी कि दिल्ली में जो दिल्ली के वो थे, वह एंटी से कहते हैं कि जो गजनी से ताजुद्दीन यल्दूज, गजनी से ताजुद्दीन यल्दूज और सिंध से नासिरुद्दीन कुबाचा। आप देख रहे हो ना, इतने खतरे थे दिल्ली सल्तनत पे। अब आप ही बताओ कि कौन सा सरदार होगा जो तैयार होगा। कहा जाता है कोई भी सरदार दिल्ली के सिंहासन पर बैठना नहीं चाहता था। सब लोग बहुत परेशान थे। कहा जाता है कि दिल्ली की सल्तनत कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी खाली न रहे, इसलिए आराम शाह नाम के एक लड़के को सुल्तान बनाया गया था। आराम शाह, इस पर विवाद है कि क्या ये कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था कि नहीं। आराम शाह कौन था, इस पर विद्वानों में बहुत विवाद है, लेकिन इसको बना दिया गया था ताकि गद्दी खाली न रहे। लेकिन रियल जो उसका हकदार था उसको खोजा जा रहा था। दिल्ली के अमीर बहुत परेशान थे और कहा जाता है कि इस हालत में, ऐसी स्थिति में दिल्ली के अमीरों ने बदायूं के तत्कालीन गवर्नर को पत्र लिखा। उस वक्त बदायूं का गवर्नर कौन था बच्चों? बदायूं का गवर्नर था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। बदायूं का गवर्नर कौन था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इसको बार बार दिल्ली के अमीर खत लिख रहे थे कि भाई आप आ जाइए। बदायूं का गवर्नर शमशुद्दीन इल्तुतमिश, बार बार इसे खत लिखा जा रहा था। नोट कर लीजिएगा कि उस समय शमशुद्दीन इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। उस समय शमशुद्दीन इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। बार बार दिल्ली के सरदार इसे खत लिख रहे थे कि आप चले आइए। शुरू में इल्तुतमिश ने कहा,
शुरू में शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने कहा कि भाई मैं नहीं आना चाहता। क्या कहा इन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं आना चाहता, मैं यहीं पर खुश हूं, आप वहां पर मौजूद हैं, आप शासन करिए, मुझे सुल्तान नहीं बनना। शुरू में इसने अपनी रजामंदी जाहिर नहीं की, ये दिल्ली पर शासन करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन दिल्ली के अमीरों के पास कोई चारा ही नहीं था बच्चों, क्योंकि यही वो आदमी था जो दिल्ली सल्तनत के लिए काम कर सकता था, या जिसके अंदर वो योग्यता थी जो उस सिचुएशन का सामना कर सकती थी। तो बच्चों, किसी ने लिखा है कि मंजिलें खुद ही पुकारेंगी तो ठहर जाऊंगा, मंजिलें खुद ही पुकारेंगी तो ठहर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूँ गुजर जाऊंगा, वरना खुददार मुसाफिर हूँ गुजर जाऊंगा। लिखा है अल्लामा इकबाल ने कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे पता तेरी रज़ा क्या है। बच्चों, अपने अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर वो गुण होना चाहिए, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि ये चीज़ें हो जाएं कि भाई जाहिर सी बात है कि आपको आपकी मंजिल मिले तो आदमी को कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। हम देखते हैं कि शमशुद्दीन इल्तुतमिश जो है वो एक ग़ुलाम से उठता हुआ सीधे सीधे इस मुकाम पे पहुंचा बच्चों, जो आगे चलकर दिल्ली का वास्तविक सुल्तान बना। तो अब समय हो चुका है सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के आने का। तो बच्चों, हम लोग आगे जो है इस पर चर्चा करेंगे। अगली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इल्तुतमिश ने कैसे समस्याओं का निवारण किया, क्यों इतिहास में इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक सुल्तान कहा जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही, और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जो बच्चे अनअकैडमी पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो मेरे रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, मेरा रेफरल कोड है MNUS, और मैं चाहता हूं कि आप इसको अपने हैंड से वायरल भी करिए, ताकि अगर आपके कोई दोस्तों में, जानने वालों में कोई बच्चा एडमिशन ले रहा हो तो वो मेरे रेफरल कोड से या में एडमिशन ले, उसे 10% डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा बच्चों, सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके, बेल आइकन्स का बटन दबाइए ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों, क्लास की जो टाइमिंग है, तो क्लास की टाइमिंग जो है मैं आपको बता दूं कि क्लास की टाइमिंग सुबह में 11 बजे से शाम को 6:30 बजे रहेगी, और हम लोग कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। बच्चों, आप सभी क्लास में आए इसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। बच्चों आप क्लास में आए इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। बच्चों, आप सब क्लास में आए इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स क्रैक इट। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।